हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं उदय कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं अपने बेहद विशेष कार्यक्रम में। मित्रों, ठीक 10 बजे मैं आप सभी के साथ जुड़ गया हूं आज की ताज़ा तरीन 10 खबरों को लेकर, टॉप 10 न्यूज़ ऑफ द डे लेकर। मेरे मित्रों, खबरें हैं तमाम जिससे आप सभी को रहना है, रूबरू कराना है हमारा मकसद। और मेरे मित्रों, मैं आगे बढ़ूं उसके पहले आप सभी को बताऊं तो टॉप 10 न्यूज़ ऑफ द डे यानी कि आज की 10 ताज़ा तरीन खबरें। मित्रों, खबरें हैं तमाम जिसे शायद आप हैं अनजान, और हर खबरों का आपको लेना है संज्ञान। इसलिए मेरे मित्रों, प्रतिदिन मैं 10 बजे आप सभी के साथ जुड़ता हूं। कोशिश ये भी रहती है कि शाम में 3 बजे भी आप सभी को जो भी अपडेटिंग खबरें हैं उससे रूबरू कराऊं। मेरे मित्रों, एक बार से फिर मैं उदय कुमार सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, आप सभी के प्रति धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। आप प्रतिदिन हमारे साथ जुड़ते हैं, मेरे कार्यक्रम को पसंद करते हैं, लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद मेरे मित्रों। आप अपना बहुमूल्य समय निकालकर हमारे कार्यक्रम को देखते हैं। और मेरे मित्रों, आपके लिए बहुउपयोगी कार्यक्रम है, इसलिए कि इसमें तमाम जो है बड़ी खबरें मैं आप सभी को रूबरू कराता हूँ। मेरे मित्रगण, ऐसे मित्रगण जो कि किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, या फिर ऐसे मित्रगण जिनको राजनीति में रुचि है, या फिर अर्थ जगत की खबरों को जानना चाहते हैं, अपडेट रहना चाहते हैं, तो तमाम खबरें मैं इसमें समेटता हूं मेरे मित्रों। और आप सभी को जो है को दिन भर की तमाम जो बड़ी खबरें होने वाली होती हैं, अपडेटिंग खबरें जो होती है उसके बारे में रूबरू कराता हूं मेरे मित्रों। आज भी खबरें जो है, आज भी जो है तमाम खबरें हमारे साथ हैं। और आज जो है बिना देर के शुरुआत करूंगा। तो पहली खबर जो है मेरे मित्रों, आज सेना से जुड़ी हुई खबर है, भारतीय सेना से जुड़ी हुई खबर है, और राफेल विमान से जुड़ी हुई खबर है मेरे मित्रों। और तेजस के साथ साथ जो है शानदार एयर शो की भी होगा। अंबाला जो है, अंबाला से जुड़ी हुई खबर है। खबर क्या है मेरे मित्रों, उसके विस्तार में जाऊंगा और आप सभी को बताऊंगा। तो भारतीय वायुसेना में आज शामिल होंगे रफाल लड़ाकू विमान, और तेजस के साथ होगा शानदार एयर शो। अंबाला में जो है इसका आयोजन किया जाना है मेरे मित्रों, अब से थोड़ी देर बाद, यानी कि अब से जो है 28 मिनट बाद, यानी कि 10:30 पर, यानी 10:30 बजे जो है वो कार्यक्रम का शुभारंभ हो रहा है। इसमें जो है केंद्रीय गृह मंत्री जो है हमारे राजनाथ सिंह जी, वो शामिल होंगे, और तमाम लोग शामिल होने वाले हैं। और क्या कुछ है, खबरों के विस्तार में जाऊंगा मेरे मित्रों और आप सभी को बताऊंगा। और खबर यह है मेरे मित्रों कि अत्याधुनिक युद्धक विमान राफेल आज विधिवत भारतीय वायुसेना में शामिल हो जाएंगे। फ्रांस से 29 जुलाई 2020 को अंबाला एयरबेस पहुंचे 5 राफेल लड़ाकू विमान औपचारिक रूप से भारतीय वायुसेना का हिस्सा बनने जा रहे हैं। थोड़ी देर के बाद ही बन जाएंगे मेरे मित्रों। और इसके लिए जो है अंबाला एयरबेस पर कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। और इस आयोजन में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह राफेल को वायुसेना में शामिल करेंगे। राफेल विमान वायुसेना के 17 स्क्वाड्रन गोल्ड एरो का जो है हिस्सा बनेंगे, और इस मौके पर तेजस विमानों के साथ रंगारंग एयर शो भी होगा। कार्यक्रम के मद्देनजर अंबाला एयरबेस के आसपास के क्षेत्र में बेहद कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है, और शहर में विभिन्न जगहों पर नाके लगाए गए हैं। और मेरे मित्रों, आप सभी को बताऊं तो कार्यक्रम स्थल पर जो है वो सर्वधर्म पूजा का आयोजन होगा, और कार्यक्रम के दौरान राफेल और तेजस विमान एयर डिस्प्ले करेंगे। कार्यक्रम में जो है सारंग एक्रोबेटिक टीम भी शामिल होगी, और राफेल एयरक्राफ्ट गोल्डन एरो 17 स्क्वाड्रन का हिस्सा बनेंगे। आप सभी को बताऊं मेरे मित्रों। और अगर कार्यक्रम में हिस्सा कौन कौन लेने वाले हैं मेरे मित्रों, उसके बारे में बताऊं तो फ्रांस के रक्षा मंत्री जो है फ्लोरेंस पार्ले, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी कि जनरल विपिन रावत, उसके बाद जो है वायुसेना प्रमुख RKS भदौरिया, रक्षा सचिव डॉक्टर अजय कुमार, डॉक्टर जी सतीश रेड्डी, सेक्रेटरी डिपार्टमेंटल ऑफ डिफेंस R&D, और साथ ही साथ जो है चेयरमैन जो है DRDO के, वो भी इसमें हिस्सा लेंगे। साथ ही साथ जो है वो फ्रांस के राजदूत इमैनुअल लिनेन भी कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। एयर जनरल एरिक ओटेलेट, दसांग एविएशन के चेयरमैन और चीफ एग्जीक्यूटिव एरिक ट्रेपियर भी शामिल हो रहे हैं इस कार्यक्रम में। एरियक ब्रेंजर CEO जो है MBDA, वो भी कार्यक्रम के दौरान मौजूद रहेंगे। ऐसी खबरें आ रही हैं मेरे मित्रों। और आप सभी को ये भी बता दूं, अपडेट दे दूं कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह दिल्ली से अंबाला के लिए रवाना हो चुके हैं। थोड़ी ही देर में वहां पहुंचेंगे वो। और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ साथ इसमें जो है हरियाणा के राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य, केंद्रीय मंत्री रतन लाल कटारिया, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, गृह मंत्री जो है हरियाणा के अनिल विज भी इस कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं, शामिल होने की संभावना है। तो थोड़ी देर के बाद ही जो मेरे मित्रों ये सब कुछ सामने आ जाएगा, और ये जो है बहुत ही अद्भुत नज़ारा होगा, बहुत ही मनमोहक नज़ारा होगा। किस प्रकार से जो है जो लड़ाकू विमान है, फ्रांस से जो खरीदे गए विमान है, जो राफेल की बात मैं कर रहा हूं मेरे मित्रों,
वो जो है उसको आप एक बार फिर से उड़ान भरते हुए देखेंगे आज। और साथ ही साथ जैसा कि मैंने आप सभी को बोला कि आज जो है लड़ाकू विमान औपचारिक रूप से जो है राफेल वो भारतीय वायुसेना का हिस्सा बन जाएगा, और उसके बाद कहाँ इसको जो है वो तैनात किया जाएगा, ये देखने वाली बात होगी मेरे मित्रों। और तेजस के साथ जो है विमानों के साथ रंगारंग एयर शो भी होगा, तो वो भी बड़ा ही मनमोहक और आकर्षक होगा। आपको जो है बरबस ही आपको आपके मन को जो है आकर्षित करेगा। तो उसके लिए हमें थोड़ा थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा मेरे मित्रों। 10:30 के आसपास जो है कार्यक्रम का शुभारंभ होगा। तो फिर जो भी है उसके बाद जो भी अपडेट होगा वो मैं आप सभी को बताऊंगा। मित्रों आगे बढ़ूंगा और अगली खबर जो है वो बिहार असेंबली चुनाव से जुड़ी हुई है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जुड़ी हुई है, और जो है वो सौगातों से जुड़ी हुई खबर है मेरे मित्रों। खबरों के विस्तार में जाऊंगा और आप सभी को बताऊंगा कि चुनाव आयोग से पहले बिहार विधानसभा चुनाव का जो है आयोजन जो है अक्टूबर नवंबर में किया जाना है मेरे मित्रों। ये आप सभी को बात तो पता है, मालूम है आप सभी को। और उसी को लेकर बिहार में सियासी सरगर्मी तेज हो गई है। तमाम तरह के वादे किए जा रहे हैं, शिलान्यासों का दौर चल रहा है, उद्घाटनों का दौर चल रहा है। और उसी कड़ी में जो है बिहार विधानसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बिहार को विभिन्न योजनाओं की सौगात देने का सिलसिला शुरू करेंगे। मैं ये सिलसिला शुरू करने की बात इसलिए बोल रहा हूँ मेरे मित्रों कि आज से जो सिलसिला शुरू होगा वह कुछ दिनों की रुकावट के बाद जो है 23 सितंबर तक लगातार जारी रहेगा। और क्या कुछ इसमें बिहार को मिलने वाला है मेरे मित्रों, उसके बारे में आप सभी को विस्तार से बताने जा रहा हूं। तो बिहार विधानसभा चुनाव के पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बिहार को जो है विभिन्न योजनाओं की सौगात देने का सिलसिला शुरू करेंगे। और पहले दिन जो है आज आत्मनिर्भर बिहार अभियान के तहत करीब 2,95 करोड़ रुपए के जो है मत्स्य, पशुपालन और कृषि से संबंधित परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और बीच में कुछ दिनों के अंतराल के बाद, जैसा कि मैंने आप सभी को बताया कि बीच में कुछ दिनों के अंतराल के साथ सौगातों का सिलसिला जो है वो 10 से शुरू होकर 23 सितंबर तक चलेगा। और मेरे मित्रों आज का जो है समारोह वो वर्चुअल होगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी और कृषि मंत्री प्रेम कुमार के अलावा केंद्र और राज्य के कई मंत्री भी इससे जुड़ेंगे। और कार्यक्रम स्थल पर जो बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं की भी मौजूदगी रहेगी। और अगर मेरे मित्रों मैं जल्दी से आप सभी को योजनाओं का ब्यौरा दे दूं कि आखिर किन किन योजनाओं का क्या कुछ होने वाला है, क्या उद्घाटन, क्या शिलान्यास होने वाला है, तो प्रधानमंत्री जो है वो मत्स्य संपदा योजना के तहत 107 करोड़ की लागत की परियोजना का शुभारंभ करेंगे आज। और 5 करोड़ की लागत से सीतामढ़ी जिले के डुमरा बखरी मछली बीज फार्म, 10 करोड़ की लागत से रोग निदान और गुणवत्ता परीक्षण हेतु जो है किशनगंज में मत्स्य पालन कॉलेज का प्रधानमंत्री शिलान्यास करेंगे। इसके साथ ही साथ जो है वह बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय में जलीय रेफरल प्रयोगशाला का शिलान्यास करेंगे प्रधानमंत्री। मधेपुरा में 1 करोड़ की लागत से मत्स्य चारा मिल और पटना के मसौढ़ी में जो है 2 करोड़ की लागत से फिश ऑन व्हील का उद्घाटन करेंगे। उसके साथ साथ 2 लाख माफ कीजिएगा, ये आंकड़ा जो है 2,87 लाख रुपए की लागत से जो है वो कृषि विश्वविद्यालय पूसा में समेकित मत्स्यिकी उत्पादन प्रौद्योगिकी केंद्र का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उद्घाटन करेंगे आज। और इसके अलावा जो है प्रधानमंत्री राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत 84.27 करोड़ यानी 84 करोड़ 27 लाख की लागत से पूर्णिया सीमेन स्टेशन और 8 करोड़ 6 लाख की लागत से जो है बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय पटना में एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी यानी ETT और IVF लैब, साथ ही साथ जो है 2 करोड़ 13 लाख की लागत से जो है बेगूसराय, खगड़िया, समस्तीपुर, नालंदा और गया में तैयार सॉर्टेड सीमेंट परियोजना का शुभारंभ करने वाले हैं प्रधानमंत्री जी। और इसी के साथ मेरे मित्रों जो अगले 23 तारीख तक, आज से लेकर अगले 23 तक, ये जितने भी परियोजनाओं का नाम मैं ले रहा हूँ मेरे मित्रों, ये आज नहीं होगा उद्घाटन या शिलान्यास इसका। आज से लेकर जो है अगले 23 सितंबर तक जो है इनका उद्घाटन या फिर जिनका शिलान्यास होना है वो प्रधानमंत्री के कर कमलों द्वारा जो है यानी कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा किया जाएगा। और कहाँ क्या कुछ परियोजनाएं हैं मेरे मित्रों, उसके बारे में मैं आप सभी को बताऊं तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कृषि विश्वविद्यालय समस्तीपुर में कुल 74 करोड़ के विभिन्न योजनाओं को उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे प्रधानमंत्री। और 11 करोड़ की लागत से निर्मित स्कूल ऑफ एग्री बिजनेस एंड रूरल मैनेजमेंट के भवन के उद्घाटन और 27 करोड़ की लागत से छात्रावास को समर्पित करेंगे। और इसके साथ ही साथ 25 करोड़ की लागत से तैयार स्टेडियम और 11 करोड़ की लागत से बनने वाले अंतर्राष्ट्रीय अतिथि गृह का शिलान्यास भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज
आज नहीं बल्कि आज से लेकर अगले 23 सितंबर तक करने वाले हैं। तो ये तमाम परियोजनाएं हैं मेरे मित्रों। एक बार फिर से मैं चाहूँ आप सभी को बता दूं कि प्रधानमंत्री जो है क्या कुछ करने वाले हैं। तो प्रधानमंत्री जो है आज जो है मत्स्य संपदा योजना के तहत 107 करोड़ की लागत की योजना का शुभारंभ होना है और 5 करोड़ की लागत से सीतामढ़ी के डुमरा बखरी मछली बीज फार्म, 10 करोड़ की लागत से रोग निदान और गुणवत्ता परीक्षण केंद्र किशनगंज में जो मत्स्य पालन कॉलेज का प्रधानमंत्री शिलान्यास करेंगे। ये शिलान्यास हो रहा है मेरे मित्रों, ये जो है उद्घाटन बहुत कम हो रहा है, शिलान्यास ज्यादा हो रहा है, चूंकि बिहार में चुनाव होना है, जनता को लुभाना है, जनता को दिखाना है कि देखिए मैं आपके लिए, आपके राज्य के विकास के लिए क्या कुछ कर रहा हूं। लेकिन मेरे मित्रों ध्यान रखने की जरूरत है कि स्पेशल कैटेगरी का दर्जा जो है बिहार को आज तक नहीं मिला है, जिसके लिए नीतीश कुमार जो है लगातार प्रयासरत रहे। इसी को लेकर जो है वो कई बार नोक झोंक भी हुई। शुरुआत में जो आपको मालूम है कि किस तलखी के साथ जो है प्रधानमंत्री के साथ, नरेंद्र मोदी के साथ नीतीश कुमार के रिश्ते जो है वो किस तरह के थे, किस तरह की बयानबाजियां होती थी। लेकिन आज तक जो है बिहार को स्पेशल राज्य का दर्जा नहीं मिला और उसका फायदा नहीं मिल रहा है। लेकिन जब आज बिहार में चुनाव है मेरे मित्रों और यहाँ पे जेडीयू बीजेपी साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं, गठबंधन में मांझी जी भी शामिल हो गए हैं, तो अब देखिए किस तरह से जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से लेकर 23 सितंबर तक लगातार जो है करोड़ों रुपए की योजनाओं का जो है शिलान्यास ही नहीं बल्कि कुछ का उद्घाटन करने की बात भी कही जा रही है। उन्हीं में से मेरे मित्रों शामिल है बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय में जलीय रेफरल प्रयोगशाला का शिलान्यास करेंगे, ये भी शिलान्यास है। मधेपुरा में 1 करोड़ की लागत से मत्स्य चारा मिल, पटना के मसौढ़ी में 2 करोड़ की लागत से फिश ऑन व्हील्स का उद्घाटन करेंगे। ये दोनों जो है वो तैयार हो चुके हैं, यानी इनका उद्घाटन होगा। और 2 करोड़ 87 लाख की लागत से जो है कृषि विश्वविद्यालय पूसा में समेकित मात्स्यिकी उत्पादन प्रौद्योगिकी केंद्र का प्रधानमंत्री उद्घाटन करेंगे, इसका भी उद्घाटन होगा मेरे मित्रों। ये भी बन के खड़ा है, इसको जो है उद्घाटन करना है। इसके अलावा प्रधानमंत्री राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत जो है 84 करोड़ 27 लाख की लागत से पूर्णिया सीमेंट स्टेशन और 8 करोड़ 6 लाख की लागत से बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय पटना में जो है एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी और IVF लैब तथा 2 करोड़ 13 लाख की लागत से जो है वो बेगूसराय, खगड़िया, समस्तीपुर, नालंदा और गया में तैयार सॉर्टेड सीमेंट परियोजना का शुभारंभ करे, यानी कि ये भी चीजें बन के खड़ी, इनका उद्घाटन होना है, शुभारंभ होना है। और मेरे मित्रों जैसा कि मैं आप सभी को बताया आगे बढ़ूंगा और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कृषि विश्वविद्यालय समस्तीपुर में कुल 74 करोड़ के विभिन्न योजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास भी करेंगे, यहाँ पे दोनों बातें हैं। और 11 करोड़ की लागत से जो निर्मित स्कूल ऑफ एग्री बिजनेस एंड रूरल मैनेजमेंट के भवन का उद्घाटन और 27 करोड़ की लागत से छात्रावास को समर्पित करेंगे। और साथ ही मेरे मित्रों 25 करोड़ की लागत से तैयार स्टेडियम और 11 करोड़ की लागत से बनने वाला अंतर्राष्ट्रीय अतिथि गृह का शिलान्यास जो है वो प्रधानमंत्री करने वाले हैं। तो मेरे मित्रों इसी के साथ मैं आगे बढ़ूंगा और इसी खबर में थोड़ी सी और जानकारी दूंगा कि बीजेपी के नेता जो है कार्यक्रम के दौरान, समारोह के दौरान कहां कहां मौजूद रहेंगे, उसके बारे में आप सभी को बताऊं। तो केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद जो है पटना में और केंद्रीय मंत्री ही जो है केंद्रीय राज्य मंत्री जो है गिरिराज सिंह वो बेगूसराय में रहेंगे। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय और बिहार बीजेपी के अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल की उपस्थिति जो है वो समस्तीपुर में समारोह स्थल पर रहेगी। और प्रदेश से सरकार के मंत्री कृष्ण कुमार ऋषि और बीजेपी के प्रदेश महामंत्री सुशील चौधरी जो है वो पूर्णिया में रहेंगे। पटना में बीजेपी के प्रदेश महामंत्री संजीव चौरसिया भी रहेंगे। बेगूसराय में बीजेपी के राष्ट्रीय मंत्री और विधान पार्षद रजनीश कुमार रहेंगे। समस्तीपुर में प्रदेश महामंत्री देवेश कुमार और सीतामढ़ी में जो है जनक राम को समारोह स्थल पर पार्टी ने उपस्थित रहने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही साथ किशनगंज में बीजेपी के प्रदेश कोषाध्यक्ष जो है डॉक्टर दिलीप जायसवाल वो रहेंगे और मधेपुरा में प्रदेश उपाध्यक्ष राजेंद्र गुप्ता रहेंगे। तो ये जो है मेरे मित्रों आज की बड़ी खबर है जिसके बारे में मैं आप सभी को बता रहा हूँ। इसी के साथ मैं आगे बढ़ूँ, लेकिन उससे पहले हमारे साथ उदेश दुबे जी जुड़ गए हैं। ये हमेशा जुड़ते हैं मेरे से और ये मैं आप सभी को बताऊं मेरे मित्रों कि ये फुसरो जो कि बेरमो अंडमंडल है और बोकारो जिला है, झारखंड राज्य है, वहाँ के रहने वाले हैं। उदेश जी हमेशा हमसे जुड़ते हैं। उदेश दुबे जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, आपका अभिनंदन करते हैं, आपका हम स्वागत करते हैं। मित्रों इसी के साथ आगे बढ़ूंगा और बिहार से ही जुड़ी एक और खबर है जिसके बारे में आज सभी को बताऊंगा। और खबर यह है कि राबड़ी आवास में तेजस्वी यादव और तेज प्रताप ने लाइट बुझाकर जलाई कल लालटेन। जैसा कि आप सभी को पता है कि तेजस्वी यादव ने प्रदेश भर के लोगों से ये आह्वान किया था कि बेरोजगारी के खिलाफ जो है वो जितने भी ट्यूब लाइट्स है यानी बिजली से जलने वाली बत्तियां हैं, ट्यूब लाइट्स हैं या फिर बल्ब है, उसको बुझाकर उन्होंने जो है कल की तारीख में कहा था कि आप रात में 9 बजे जो है 9 मिनट तक जो है वो अपने घरों में
में दिया, लालटेन या फिर मोमबत्तियां जलाएं। और ये जो है बेरोजगारी के विरोध में बातें कही गई थी मेरे मित्रों। बेरोजगारी जो देश में बढ़ रही है केंद्र सरकार के खिलाफ, मतलब ये एक तरह से आंदोलन करने की बात कही गई थी। और मेरे मित्रों, मैं आप सभी को बताऊं, विस्तार में जाऊं खबरों के और आप सभी को बताऊं तो माहौल के साथ चुनावी मुद्दे भी बदल रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने 15 साल बनाम 15 साल की तुलना से जो है आगे बढ़ते हुए बेरोजगारी को बड़ा मुद्दा बनाया है। तेजस्वी की अपील पर बुधवार को यानी बीते कल जो है वो बिहार में बड़ी संख्या में उनके समर्थकों ने अपने अपने घरों की लाइट 9 मिनट के लिए बुझाकर उन्हें अपना समर्थन दिया। राष्ट्रीय जनता दल नेता ने देश भर में बेरोजगार युवाओं से बुधवार की रात 9 बजे से 9 मिनट तक के लिए जो है वो बल्ब एवं ट्यूबलाइट आदि को बंद कर लालटेन, दिया और मोमबत्तियां जलाने का आग्रह किया था। और मेरे मित्रों, आप सभी को बताऊं कि जैसे ही रात के 9 बजे राबड़ी देवी के आवास समेत कई घरों की लाइट 9 मिनट के लिए बंद हो गई। तेजस्वी और तेज प्रताप समेत कई लोगों ने खुद लालटेन जलाई। राष्ट्रीय जनता दल कार्यालय में भी बड़ी संख्या में लोग जुटे थे। नेता प्रतिपक्ष ने दावा किया कि बेरोजगारों ने इस अभियान का समर्थन किया है और बिहार युवाओं का प्रदेश है और यहाँ करीब 7 करोड़ नौजवान बेरोजगार है। वर्तमान सरकार जो है रोजगार नहीं दे पा रही है, आक्रोश स्वाभाविक है। और लॉकडाउन के दौरान दूसरे प्रदेशों से आए करीब 40 लाख लोगों को भी बिहार में रोजगार नहीं मिला है। तेजस्वी ने इस बयान को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की वर्चुअल रैली से जोड़कर देखा जा रहा है। इसमें उन्होंने कहा था कि बिहार में अब लालटेन का युग खत्म हो गया है। इसके पहले डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी ने भी कहा था कि बिहार में राष्ट्रीय जनता दल लालटेन युग से लोगों को बाहर नहीं निकलने देना चाहता है। और मेरे मित्रों, आप सभी को तो और जानकारी दे तो आप सभी को बताता चलूं कि युवाओं को प्रभावित करने के लिए मतलब जो प्रदेश के युवा हैं, बिहार के युवा हैं, उनको प्रभावित करने के मकसद से राष्ट्रीय जनता दल ने वेबसाइट लॉन्च कर रखी है, जिस पर जो है बेरोजगारों से निबंधन कराने का आग्रह किया गया है। राष्ट्रीय जनता दल की ओर से एक टोल फ्री नंबर भी जारी किया गया है, जिस पर मिस्ड कॉल देकर भी लोग निबंधन करा सकते हैं। और तेजस्वी ने वादा किया है कि राज्य में अगर राष्ट्रीय जनता दल की सरकार बनी तो संविदा के बल जो है वह नौकरी, अस्थायी नौकरी दी जाएगी। ये भी देखने वाली बात होगी मेरे मित्रों कि नौकरी कहाँ से मिलेगी। हर जगह आप देख रहे हैं कि प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, निजीकरण का दौर चल रहा है मेरे मित्रों। हमारे देश में तमाम जो है वो बड़ी बड़ी कंपनियां जो है उनको बेचा जा रहा है, उनके स्टेक्स बेचे जा रहे हैं, उनके शेयर बेचे जा रहे हैं और इसी को विकास माना जा रहा है मेरे मित्रों। अब क्या मैं बताऊं, ज़्यादा तो बोल सकता हूं लेकिन सुनने वाला कोई नहीं है। आज भी जो लोग हैं एक ढर्रे पे चल रहे हैं। आज भी जो है मंदिर मस्जिद की बात होती है, हिंदू मुसलमान की बात होती है, मंदिर मस्जिद की बात होती है, विकास की बात कोई नहीं करता है मेरे मित्रों। अर्थव्यवस्था की बात कोई नहीं करता है, नौकरी की बात कोई नहीं करता है, बेरोजगारी की बात कोई नहीं करता है। इसलिए जो है दुख होता है। और ज़्यादा कुछ चूँकि बड़े बड़े लोग बोल रहे हैं उनका कोई नहीं सुन रहा है, तो हमारा पता नहीं कोई सुनेगा भी नहीं सुनेगा। लेकिन ये अवश्य है कि इतना विश्वास रखता हूँ कि अगर मैं कोई बात आपसे कह रहा हूँ, आपसे जुड़कर कोई बात बोल रहा हूँ, तो ये बात जो है दूर तलक जाएगी और एक न एक दिन ऐसा समय आएगा जब मेरी बातों को भी लोग सुनेंगे और समझेंगे। उसके बाद जो है ऐसा न, हालांकि डर इस बात का है मेरे मित्रों कि जब तक जो है आम जनता की बातों को सुना जाए तब तक देर न हो जाए। खैर मेरे मित्रों, आगे बढ़ूंगा और अगली खबर जो है वो भी बिहार से है और ये बिहार के लोगों से, आम लोगों से जुड़ी हुई खबर है। और खबर ये है मेरे मित्रों कि बिहार में महिला शिक्षा सेवकों को अब जो है वो 26 सप्ताह का मातृत्व अवकाश मिलेगा और पुरुषों को 15 दिन जो है वो पितृत्व अवकाश दिया जाएगा। ऐसा जो है वो राज्य सरकार ने फैसला लिया है। और मैं मित्रों खबरों के विस्तार में जाऊंगा और आप सभी को बताऊंगा कि बिहार की ओर से संचालित महादलित, दलित, अल्पसंख्यक, अति पिछड़ा वर्ग, अक्षर आंचल योजना में कार्यरत महिला शिक्षा सेवियों को भी अब 26 सप्ताह का मातृत्व अवकाश मिलेगा। इसके साथ ही पुरुष शिक्षा सेवकों यानी टोला सेवकों को भी 2 बच्चों तक जो है वो 15 दिन का पितृत्व अवकाश मिल सकेगा। शिक्षा विभाग की ने जो है वह जो शिक्षा विभाग है उसने साक्षरता की इस योजना में कार्यरत शिक्षा सेवकों को कई सुविधाएं लागू कर दी है। संविदा पर नियोजित कर्मियों के लिए गठित उच्च स्तरीय कमेटी की अनुशंसा पर जो है वो अनुशंसा पे सामान्य प्रशासन द्वारा निर्गत संकल्प के आलोक में जन शिक्षा निदेशक जो है रामानुज, उन्होंने शिक्षा सेवकों के सेवा से जो है संबंधित बिंदुओं पर आदेश जारी किया है। और जो आदेश जारी किया उसके मुताबिक पहले टोला सेवक को अब शिक्षा सेवक यानी कि तालीमी मरकज समेत कहे जाते हैं। इसकी जो है कार्य अवधि भी तय कर दी गई है। विभाग ने इससे पहले ही उनके लिए सेवा शर्त भी निर्धारित कर दी थी। फिलहाल जो है राज्य में शिक्षा सेवकों के करीब जो है 30,000 पद हैं और ये जो है अब सुबह 8 बजे से दोपहर के 3 बजे तक कार्य करेंगे और सप्ताह में 6 दिन कार्य दिवस होने की स्थिति में 1 साल में 16 दिन जो है आकस्मिक अवकाश देय होगा और 1 साल में जो है 16 दिन का अर्जित अवकाश देय होगा और अधिकतम जो है 60 दिन का अवकाश
संचित किया जा सकेगा। मेरे मित्रों, आप सभी को बताऊं कि इसके साथ ही साथ जो है प्रसूति सुविधा संशोधन अधिनियम 2017 के तहत देय मातृत्व अवकाश की सुविधा उन सभी महिला शिक्षा सेवकों को उपलब्ध होगी जो पिछले 12 महीने में 80 दिनों के लिए कार्य कर चुकी हैं। और इसके साथ ही साथ इन्हें मिलने वाले 26 सप्ताह के प्रसूति अवकाश में प्रथम 8 सप्ताह अनुमानित प्रसव तिथि के पूर्व, जबकि शेष 18 सप्ताह शिशु के जन्म के बाद अनुमान्य है। और ये जो है 2 बच्चों तक ही मान्य होगा। और पुरुष शिक्षा सेवकों को भी 15 दिन का पितृत्व अवकाश 2 बच्चों तक ही मान्य होगा। इसके अलावा शिक्षा सेवकों को पूर्व में देय अवकाश एवं अन्य सुविधाएं मार्गदर्शिका के अनुरूप जारी रहेंगी। तो ये मेरे मित्रों बड़ी खबरें हैं जिसको मैं आप सभी को बता रहा हूँ। ये बिहार की खबरें थी मेरे मित्रों। अब बिना देर किए मैं आप सभी को पश्चिम बंगाल ले चलूंगा। ममता बनर्जी की सरकार जहाँ पे है वहाँ के लिए कांग्रेस ने जो है वो बड़ा फैसला लिया है। और कांग्रेस ने अधीर रंजन चौधरी जो कि लोकसभा में कांग्रेस के नेता हैं, उनको जो है पश्चिम बंगाल में पार्टी की कमान सौंपी है। अधीर रंजन चौधरी को कांग्रेस पार्टी ने पश्चिम बंगाल में पार्टी की कमान सौंपी है। और इसे माना जा रहा है विधानसभा के चुनाव की तैयारियों को लेकर जो है ऐसा कुछ निर्णय लिया गया है, ऐसा माना जा रहा है। मेरे मित्रों, आप सभी को बिना देर किए आगे बढ़ूंगा और बताऊंगा कि कांग्रेस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने वरिष्ठ नेता अधीर रंजन चौधरी को पश्चिम बंगाल इकाई का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। कांग्रेस ने अधीर रंजन चौधरी की पश्चिम बंगाल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति तत्काल प्रभाव से की है और कांग्रेस की ओर से इसकी आधिकारिक घोषणा भी कर दी गई है। हाल ही में पश्चिम बंगाल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सोमेन मित्रा के निधन के बाद यह पद खाली हो गया था। और मेरे मित्रों, कांग्रेस पार्टी के संगठन महासचिव जो है केसी वेणुगोपाल की ओर से जारी बयान के मुताबिक कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने अधीर रंजन चौधरी को पश्चिम बंगाल प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष तत्काल प्रभाव से नियुक्त किया है। और लोकसभा में कांग्रेस के नेता चौधरी जो है इससे पहले भी फरवरी 2014 से सितंबर 2018 तक पश्चिम बंगाल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रह चुके हैं। और मेरे मित्रों, आप सभी को बताऊं तो कुछ दिन पहले ही बंगाल विधानसभा में जो है वो विपक्ष के नेता और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अब्दुल मन्नान ने पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी से बंगाल प्रदेश कांग्रेस समिति का अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी को बनाने का अनुरोध किया था। और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष की रेस में जो दावेदार माने जा रहे थे उनमें लोकसभा में पार्टी के नेता अधीर रंजन चौधरी के साथ पूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रदीप भट्टाचार्य, अब्दुल मन्नान, नेपाल भट्टाचार्य और जो है पूर्व केंद्रीय मंत्री दीपा दास मुंशी के नाम शामिल थे। हालांकि कांग्रेस आलाकमान ने अंततः अधीर रंजन चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष पद की कमान सौंप दी है। अब और मेरे मित्रों, थोड़ी सी जानकारी और दूंगा तो चौधरी जो है यानी कि अधीर रंजन चौधरी जो है वो बहरामपुर से लोकसभा सीट से सांसद हैं। और उनके लिए नई जिम्मेदारी इस मायने में भी महत्वपूर्ण है क्योंकि पश्चिम बंगाल में अगले साल यानी 2021 में अप्रैल मई में विधानसभा चुनाव प्रस्तावित है और बंगाल में कांग्रेस के सामने अपनी प्रतिष्ठा बचाने की चुनौती है, जिसके लिए अधीर रंजन चौधरी मजबूती से लड़ सकते हैं, ऐसा मानना है कांग्रेस पार्टी का। और अधीर रंजन चौधरी की बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से हमेशा आर पार की लड़ाई रही है मेरे मित्रों। और इस बीच आप सभी को ये भी मैं बताना चाहूँगा, आप सभी को ये जानकारी देना चाहूँगा कि अधीर रंजन चौधरी ने बुधवार को लोकसभा अध्यक्ष को पत्र लिखकर सदन का उपाध्यक्ष के चुनाव का आग्रह किया था। उनका कहना है कि पहले ही 1 साल बीत चुके हैं और उपाध्यक्ष नहीं चुना गया है। ऐसे में अब मानसून सत्र में उपाध्यक्ष जरूर चुन लिया जाना चाहिए। पिछले संसद के सत्रों में देखा गया है कि चौधरी सरकार पर तीखे हमले बोलते रहे हैं और अधीर रंजन चौधरी ने हाल ही में जीडीपी के नकारात्मक स्तर पर जाने को भी लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा था। तो ये खबर है मेरे मित्रों, पॉलिटिकल खबरें थी जो आप सभी को बताना था। अब जो है मैं बात कर लूँगा कंगना रनौत की और आप सभी को बताया कि किस तरह से कंगना बनाम शिवसेना जो है वो पश्चिम महाराष्ट्र में वो चल रहा है। कंगना रनौत बनाम शिवसेना ने इसको मेरे ख्याल से जो वक्तव्य दिया गया था कंगना रनौत की तरफ से उसको जो है वो प्रेस्टीज इशू बना लिया है, प्रतिष्ठा का विषय बना लिया है। और आप सभी को मालूम है कि जो कंगना रनौत का ऑफिस है उसको कल तोड़ दिया गया और कल ही जो है वो कंगना रनौत जो है वो मुंबई पहुंची है मंडी से। वो हिमाचल प्रदेश की मंडी की रहने वाली है, वहां से मुंबई पहुंची है और उन्होंने जो है जो उद्धव ठाकरे हैं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, उन पे जो है करारा हमला बोला है। और क्या कुछ है मेरे मित्रों, खबरों के विस्तार में जाऊंगा और आप सभी को बताऊंगा। और खबर यह है कि मुंबई को पीओ के कहने के
विवाद के बीच एक्ट्रेस कंगना रनौत बुधवार को दोपहर 2:45 पर मुंबई पहुंची और इस दौरान एयरपोर्ट पर भारी हंगामा हुआ। उनके समर्थक और विरोधी आमने सामने आ गए। उन्हें वीआईपी गेट की बजाय दूसरे गेट से बाहर निकाला गया। वे एयरपोर्ट से सीधे खार स्थित अपने घर पहुंची और फिलहाल जो है एक्ट्रेस की सुरक्षा के लिए उनके घर के बाहर 50 से ज़्यादा जो है वो मुंबई पुलिस के जवान हैं। साथ ही साथ आपको मालूम है मेरे मित्रों, उनको वाई श्रेणी की सुरक्षा भी केंद्र सरकार की तरफ से 2 दिन पहले ही 3 दिन पहले ही दी गई है। तो अभी जो है वो बिल्कुल कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच है। और मित्रों, आप सभी को बताऊं कि घर पहुंचते ही कंगना रनौत ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को चुनौती दी। उन्होंने कहा कि आज मेरा घर टूटा है, कल तेरा घमंड टूटेगा। जय महाराष्ट्र। उद्धव ठाकरे, तुझे क्या लगता है, तूने फिल्म माफिया के साथ मिलकर मेरा घर तोड़कर मुझे बहुत बड़ा बदला लिया है। तुमने बहुत बड़ा एहसान किया है। मुझे पता तो था कि कश्मीरी पंडितों पर क्या बीती होगी। आज मुझे इस बात का एहसास है। आज मैं आपको एक वादा करती हूँ कि मैं सिर्फ अयोध्या पर ही नहीं, कश्मीर पर भी एक फिल्म बनाऊंगी, अपने देश के लोगों को जगाऊंगी। ठाकरे, यह जो क्रूरता और आतंक मेरे साथ हुआ है उसके कुछ मायने हैं। जय हिंद, जय भारत। ऐसा जो है वो अपने एक वीडियो जारी करके उद्धव ठाकरे को चुनौती दी है। उद्धव ठाकरे पर जो है वो हमला बोला है कंगना रनौत ने। और मेरे मित्रों, शाम को कंगना ने एक के बाद जो है 3 और ट्वीट किए और पहले एक रिट्वीट किया जिसमें लिखा, बीते 24 घंटे में मेरे ऑफिस को अचानक अवैध घोषित कर दिया गया। उन्होंने फर्नीचर और लाइट समेत सब कुछ नष्ट कर दिया। अब मुझे धमकियां मिल रही हैं कि वे मेरे घर आएंगे और इसे भी तोड़ देंगे। मुझे खुशी है कि फिल्म माफिया की पसंदीदा दुनिया के सर्वश्रेष्ठ सीएम पर जो है मेरा फैसला सही था। और अपने दूसरे ट्वीट में कंगना ने लिखा कि उद्धव ठाकरे और करण जौहर गैंग, आओ तुम मेरे वर्क प्लेस को तोड़ दो, मेरा घर तोड़ो, फिर मेरा चेहरा और शरीर तोड़ो। मैं चाहती हूँ कि दुनिया साफ तौर पर देखे कि तुम क्या करोगे। मैं मरूं या जीऊं, मैं तुम्हारी बेपरवाही को बेनकाब कर दूंगी। और इसके साथ ही साथ मेरे मित्रों, अपने तीसरे ट्वीट में जो है कंगना रनौत ने लिखा है कि आज उन्होंने मेरा घर ध्वस्त किया है, कल तुम्हारा होगा। आज उन्होंने मेरा घर ध्वस्त किया है, कल तुम्हारा होगा। सरकारें आती हैं और जाती हैं। जब आप एक आवाज़ को हिंसा से दबाते हैं तो यह आदर्श बन जाता है। और कल के लिए आज एक व्यक्ति को जलाया जा रहा है, कल के लिए आज एक व्यक्ति को जलाया जा रहा है। यह हजारों का जौहर होगा, अभी जाग जाओ। ऐसा जो है कंगना रनौत ने लगातार शाम में 3 ट्वीट किए हैं। और मेरे मित्रों, इसी के साथ मैं आगे बढ़ूंगा और आप सभी को बताऊंगा कि आप सभी को मालूम भी है कि बुधवार सुबह बीएमसी ने अवैध निर्माण को लेकर कंगना के ऑफिस पर बुलडोजर चलाया और सुबह करीब 10:30 बजे सिर्फ हुई जो है कल सुबह 10:30 बजे शुरू हुई यह कार्रवाई दोपहर तकरीबन जो है 12:40 बजे तक चली, यानी 12:40 तक चली। और इस कार्रवाई के दौरान ऑफिस के बाहरी हिस्से से बालकनी और अंदर के बने निर्माण को बुरी तरह से तोड़ा गया है। और इस दौरान आसपास रहने वाले कुछ लोगों ने इस तोड़फोड़ का विरोध भी किया। हालांकि बॉम्बे हाईकोर्ट ने बीएमसी की कार्रवाई पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है और मामले की अगली सुनवाई जो है आज 3 बजे होनी है। उसके बाद क्या कुछ अपडेट होता है मेरे मित्रों, आप सभी को बताऊंगा। बॉम्बे हाईकोर्ट की तरफ से क्या कुछ कहा जाता है। और मेरे मित्रों, इसी के साथ जो है आप सभी को यह भी बताता चलो कि अभी जो है महाराष्ट्र सरकार को की जो है इस मामले को लेकर किरकिरी हो रही है, बीएमसी की किरकिरी हो रही है। और इस बीच जो है जो एनसीपी के अध्यक्ष हैं, जो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष है शरद पवार, उनकी और उद्धव ठाकरे जो कि मुख्यमंत्री है महाराष्ट्र के, दोनों के बीच करीब 40 मिनट तक बातचीत हुई है। और बातचीत में जो है वो इसी मुद्दे पर लंबी बातचीत हुई, 40 मिनट 50 मिनट की बातचीत हुई है। और आप सबको बताऊं मेरे मित्रों कि बीएमसी ने जो कार्रवाई की है कंगना रनौत के ऑफिस पे, उसका जो है वो शरद पवार ने उसको जो है ठीक नहीं माना है, कहा है कि ये ठीक नहीं हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था। और उसके बाद क्या कुछ दोनों के बीच बातचीत हुई है मेरे मित्रों, वो सब निकल के सामने नहीं आई है। लेकिन एक बात अवश्य है कि अगर मैं व्यक्तिगत रूप से अगर कहना चाहूँगा, मैंने कल जो है अपने फेसबुक के माध्यम से आपको बताया भी है, आपसे जुड़ के भी ये जो है अपनी प्रतिक्रिया भी दी है कि उद्धव ठाकरे जो है एक अच्छे शासक तो नहीं है, बिल्कुल नहीं है। और ये संजय राउत के कहने पर जो है उद्धव ठाकरे का इसमें सीधा कोई मतलब हो या ना हो, लेकिन उद्धव ठाकरे जो है वो संजय राउत के कहने पर अगर उद्धव ठाकरे सरकार इस तरह का एक महिला के खिलाफ एक्शन लेती है, एक बात कहने पे एक्शन लेती है, तो ये ठीक नहीं है, बिल्कुल नहीं है। और ये सत्य है मेरे मित्रों कि महाराष्ट्र जो है, मुंबई जो है सिर्फ महाराष्ट्रियों की नहीं, महाराष्ट्रियन जो है उनका नहीं है, ये पूरे देश का है। अगर कल मैं कहूँ कि नहीं आपको पटना नहीं आना है, दिल्ली नहीं आ रहा है, महाराष्ट्र में जो है मुंबई के लोग जो है वो दिल्ली में लाखों लोग काम करते हैं, पटना में कई लोग देखने को लोग मिल जाएंगे आपको, कोलकाता में मिल जाएंगे, जो काम करते हैं वहाँ कारोबार करते हैं, रोजगार चलाते हैं।
तो फिर उनको भी अगर वहाँ से बाहर निकाला जाए। आपको पहले भी पता है मेरे मित्रों किस तरह से पूर्वांचलियों के साथ, बिहारियों के साथ, उत्तर प्रदेश के लोगों के साथ बुरा व्यवहार किया जाता है, वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। और इस तरह से आखिर आप क्या दिखाना चाह रहे थे? कंगना रनौत के घर पे तोड़ के, उसके ऑफिस को तोड़ के आप क्या जताना चाहते हैं? वहाँ भी जैसा कि मैंने आपने जो है मीडिया कवरेज आप भी देख रहे होंगे, तमाम टीवी चैनल्स देख रहे होंगे, आप देख रहे होंगे कि किस तरह से वहाँ अवैध निर्माण हुए हैं। कई सारे मकान लगातार बने हुए हैं ऐसे, जो कि उनका एक्सटेंशन हो रखा है, लेकिन औरों को क्यों नहीं तोड़ा गया? कंगना रनौत के मकान को क्यों तोड़ा गया? वो इसलिए कि कंगना रनौत ने महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ नहीं, बल्कि अपनी जो वो एक प्रतिक्रिया दी थी। मेरे मित्रों, अभिव्यक्ति की आज़ादी है हमारे देश में, हम आज़ाद हैं, हम बोलने के लिए आज़ाद हैं, लेकिन क्या वास्तव में ऐसा है? इस घटना को देख के आपको लगता है ऐसा? मुझे नहीं लगता है। और मेरे मित्रों, ये महाराष्ट्र सरकार की बात ही नहीं है, ये केंद्र सरकार की तरफ से ऐसा ही किया जा रहा है। आप अगर केंद्र सरकार के खिलाफ अगर आप अगर कुछ बोलते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ अगर कुछ बोलते हैं, हालांकि अगर आप जो है राजनीतिक जीवन में आए हुए हैं, सार्वजनिक जीवन में आए हैं, तो आपके खिलाफत भी होगी और आपकी जो है आपके सपोर्ट में नारे भी लगेंगे, तो आपके विरोध में भी नारे लगेंगे। लेकिन आज क्या हो रहा है, आपको जो है वो राष्ट्र विरोधी घोषित कर दिया जाता है अगर आप सरकार के खिलाफ कोई बात करते हैं, सरकार के खिलाफ कोई आवाज़ उठाते हैं। तो कुल मिला के मेरे मित्रों जो है, अभिव्यक्ति की आज़ादी की बात जब कही जाती है तो वो कितना है, क्या है, वो आपको तय करना है। इसी के साथ मैं आगे बढ़ूंगा और आगे बढ़ते हुए आज की जो एक और बड़ी खबर है, रिया चक्रवर्ती से जुड़ी हुई खबर है, उसके बारे में बताऊंगा। और खबर यह है मेरे मित्रों कि सुशांत सिंह राजपूत केस में ड्रग्स का एंगल आने के बाद अब तक जो है वो एनसीबी कुल 10 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है और इस लिस्ट में अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती और उसके भाई शौविक चक्रवर्ती भी शामिल है। रिया को मेरे मित्रों मंगलवार को गिरफ्तार किया गया था, जिसके बाद मुंबई के एक लोकल मजिस्ट्रेट ने रिया की बेल को जो है खारिज करते हुए मंगलवार देर रात जो है 14 दिन के न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया था। वहीं इसके बाद बुधवार को उन्हें जो है मुंबई के भायखला जेल में जो है शिफ्ट कर दिया गया है। अभी रिया चक्रवर्ती जो है मुंबई के भायखला जेल में है और कल जो है उनका पहला दिन था वहाँ पे, रिया का पहला दिन था कल वहाँ। और क्या कुछ हुआ वो कल किस तरह से उसकी रात बीती, उसमें हम नहीं जाना चाहेंगे मेरे मित्रों, ये तमाम मीडिया वाले आपको बता रहे हैं। मैं ये आपको अवश्य बताना चाहूँगा कि बीते कल यानी बुधवार को रिया चक्रवर्ती के वकील सतीश मान सिंधे ने सेशन कोर्ट में जमानत याचिका दाखिल किया, जिस पर आज जो है वो फैसला कोर्ट सुनाएगा। तो रिया चक्रवर्ती को जो है वो बेल मिलता है या फिर जेल बरकरार रहेगी उनकी, ये देखने वाली बात होगी मेरे मित्रों। और रिया चक्रवर्ती के वकील जो है सतीश मान सिंधे ने कहा है कि रिया चक्रवर्ती और उनके भाई शौविक चक्रवर्ती की जमानत याचिका पर 10 सितंबर को यानी आज जो है मुंबई के स्पेशल कोर्ट में सुनवाई होगी। और आप सभी को याद दिलाता चलो मेरे मित्रों कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने रिया चक्रवर्ती को सुशांत सिंह राजपूत की मौत मामले में मादक पदार्थों से जुड़े आरोपों के सिलसिले में 3 दिनों तक पूछताछ करने के बाद मंगलवार को गिरफ्तार किया था। और एनसीबी के जो उप निदेशक हैं केपीएस मल्होत्रा, उन्होंने कहा था कि रिया को गिरफ्तार कर लिया गया है और इसके बारे में विस्तृत जानकारी उन्होंने दी थी। उन्होंने कहा था कि उनके परिवार को इस बारे में सूचना देने की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। और मेरे मित्रों आप सभी को बताऊं कि ये ड्रग्स एंगल भी सुशांत सिंह राजपूत की मौत से ही जुड़ा है। 14 जून 2020 को सुशांत का शव जो है बांद्रा स्थित उनके फ्लैट में मिला था और सुशांत में शुरुआत में मेरे मित्रों इस केस को नेपोटिज्म से जोड़ते हुए आत्महत्या बताया गया था, लेकिन बाद में इस केस में कई अलग एंगल भी सामने आए और यह जांच बिहार पुलिस से होते हुए सीबीआई के पास पहुंची है। और फिलहाल जो है बताऊं मेरे मित्रों तो सुशांत केस में एनसीबी के साथ सीबीआई और इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी कि ईडी जो है वो भी जांच कर रही है। मित्रों आगे बढ़ूंगा उससे पहले मैं अपने मित्रों का धन्यवाद कर दूं। हमारे साथ राम नवल से जुड़े हैं, हमारे साथ उदेश दुबे जी जुड़े हुए हैं और तमाम लोग जो है हमारे वीडियो को लाइक कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं। राम नवल जी भी हमारे साथ जो है उदेश दुबे की तरह अक्सर हमसे जुड़ते हैं, मेरे वीडियो को पसंद करते हैं, लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका हम स्वागत करते हैं, आप सभी का हम अभिनंदन करते हैं। आप सभी का हृदय के अंतःकरण से जो है हम कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। आप अपना बहुमूल्य समय देकर हमारे कार्यक्रम को पसंद करते हैं, लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं। इसके लिए एक बार फिर से मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूँ। और मेरे मित्रों इसी के साथ मैं आगे बढ़ता हूँ। अब बात मैं कोरोना की करूँगा और आप सभी को यह जानकर आश्चर्य होगा, बल्कि आश्चर्य नहीं आप जान ही चुके होंगे कि अब जो है हमारे देश में रिकॉर्ड 1 लाख के करीब जो है वो कोरोना के नए मामले पिछले 24 घंटे के अंदर पाए गए हैं मेरे मित्रों। और देश में जो है 24 घंटे में रिकॉर्ड जो है
97,000 कुछ मामले जो है सामने आए हैं मेरे मित्रों, उसके बारे में आगे बताऊंगा आप सभी को। और साथ ही साथ ये भी बताऊंगा कि 73,000 लोग ठीक भी हुए हैं और 1168 लोग यानी 1168 संक्रमितों ने पिछले 24 घंटे के अंदर दम तोड़ दिया है। और देश में अब तक जो है 44,62,000 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। मेरे मित्रों, मैं खबरों के विस्तार में जाते हुए आप सभी को बताऊंगा कि देश में कोरोना मरीजों का आंकड़ा बढ़कर अब 44,62,965 यानी कि करीब 44,63,000 मामले हो गए हैं। और पिछले 24 घंटे के अंदर जो है 97,98,97,000 से ज़्यादा मामले, हालांकि मेरे पास जो रिकॉर्ड है मेरे मित्रों, कई कुछ जो है वो कुछ जो मीडिया वाले हैं वो 97,000 से ज़्यादा बता रहे हैं। और मेरे पास जो आंकड़ा है मेरे मित्रों वो भी जो है 95,529 नए संक्रमितों का है। तो पिछले 24 घंटे के अंदर रिकॉर्ड 95,529 नए संक्रमितों की पहचान हुई और अब तक एक दिन में मिले संक्रमितों का ये आंकड़ा सबसे ज़्यादा है मेरे मित्रों। और इसके पहले जो है 6 सितंबर को 91,723 नए मरीज मिले थे। इस बीच अच्छी खबर भी है मेरे मित्रों, वो ये है कि भारत अब दुनिया का दूसरा देश हो गया है जहां सबसे ज़्यादा मरीज ठीक हो चुके हैं। और यहां अब तक जो है वो 34,69,084 लोग रिकवर हो चुके हैं। और बीते कल की बात करूं मेरे मित्रों, बुधवार को तो 73,057 लोगों को अस्पताल से डिस्चार्ज किया गया है। और रिकवरी के मामले में ब्राजील अब तीसरे नंबर पर पहुंच गया है। यहाँ अब तक जो है वो 34,05,000 लोग ठीक हो गए हैं। और वहीं दूसरी ओर से देश में जो है एक्टिव केस की संख्या भी 9 लाख के पार हो गई है। और मेरे मित्रों, आप सभी को बताऊं तो देश में अभी तक जो है 9,18,185 मरीज ऐसे हैं जिनका इलाज अस्पतालों में चल रहा है। और 75,091 मरीजों की संक्रमण के चलते अब तक मौत हो चुकी है, यानी कि 75,000 का आंकड़ा जो है मृतकों का आंकड़ा पार कर गया है मेरे मित्रों। और ये आंकड़े मैं आप सभी को covid19india.org के मुताबिक दे रहा हूँ। और मेरे मित्रों, इसी के बीच जो है मैं आप सभी को ये भी बताता चलूँगा कि देश की राजधानी दिल्ली में बीते कल जो है रिकॉर्ड 4,039 नए मरीजों की पहचान हुई। और इसी के साथ राज्य में संक्रमितों का आंकड़ा 2 लाख के पार हो गया। और अब तक जो है 2,01,174 लोग संक्रमण की चपेट में आ चुके हैं। दिल्ली की बात कर रहा हूँ मेरे मित्रों। और राहत की बात यह है दिल्ली में कि जो है इनमें से 1 लाख यानी कुल जो है वो 2,01,174 जो मामले हैं उनमें से 1,72,763 लोग ठीक हो चुके हैं। और 4,638 मरीजों की दिल्ली में ही सिर्फ मौत हो चुके हैं दिल्ली में। और मेरे मित्रों, कुछ अपडेट्स देता चलूँ आप सभी को। तो दिल्ली में जो है 171 दिन बाद दिल्ली और नोएडा ब्लू लाइन के बीच बुधवार सुबह जो है मेट्रो ट्रेन शुरू हो गई। इसके अलावा पिंक लाइन पर भी मेट्रो दौड़ने लगी है। इससे पहले 7 सितंबर को येलो लाइन पर यह सर्विस शुरू की गई थी। दिल्ली मेट्रो रेल कारपोरेशन यानी DMRC ने बताया है कि इन लाइन पर सुबह 7 से 11 बजे तक और शाम में 4 से 8 बजे के बीच मेट्रो चलाई जा रही है। DMRC ने बताया कि बुधवार को इन तीनों लाइन पर 33,300 यात्रियों ने मेट्रो का सफर किया। मेरे मित्रों, अगली खबर जो है वो भी दिल्ली से ही अपडेट कहिए, अगली अपडेट जो है कोरोना को लेकर वो भी दिल्ली से ही है। और दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने राज्य में फिर से लॉकडाउन लगाने की संभावनाओं को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि अर्थव्यवस्था को बंद नहीं किया जा सकता है, लाखों लोगों के रोजी रोटी का सवाल है, संक्रमण से डरने की जरूरत नहीं है, बस खुद से सावधानी बरतें। अगली जो अपडेट है मेरे मित्रों पंजाब से है। और पंजाब सरकार ने जो है पंजाब से क्या अपडेट है उसके बारे में बताऊंगा आप सभी को। तो वो ये है कि पंजाब सरकार ने लॉकडाउन में छूट देने का फैसला किया है। इसके मुताबिक अब राज्य में शनिवार को सारी दुकानें बाजार खुल सकेंगी, केवल रविवार को बंदी रहेगी। इसके अलावा रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू लगा रहेगा और इस दौरान जो है वो लोग बेवजह घरों से नहीं निकल सकेंगे। एक बार फिर से मेरे मित्रों मैं दिल्ली ले चलूंगा आपको और दिल्ली से जो अपडेट है उसके बारे में बताऊंगा। तो दिल्ली में विधानसभा सत्र 14 सितंबर से आयोजित होगा। आप सभी को मालूम है कि 14 सितंबर से ही संसद का भी मानसून सत्र शुरू हो रहा है मेरे मित्रों। तो दिल्ली में विधानसभा सत्र भी जो है 14 सितंबर को आयोजित होगा। और विधानसभा के सचिव ने बताया कि इस बार का सत्र केवल 1 दिन का होगा और इसमें कोरोना के गाइडलाइंस को फॉलो किया जाएगा। सभी सदस्यों के लिए फेस मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग अनिवार्य होगा। और मेरे मित्रों इसी के साथ मैं हिमाचल प्रदेश चलूंगा और हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के मुख्य चिकित्सा अधिकारी जो है सुरेखा चोपड़ा ने जिले में संक्रमण के कम्युनिटी ट्रांसमिशन की बात मानी है। एक बार फिर से बताऊं मेरे मित्रों कि हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला की जो मुख्य चिकित्सा अधिकारी है सुरेखा चोपड़ा, उन्होंने जिले में संक्रमण के कम्युनिटी ट्रांसमिशन की बात मानी है। उन्होंने कहा है कि आंकड़ों से मालूम चलता है कि शिमला में कम्युनिटी प्रसार हुआ है और ये भी पता लगाना मुश्किल हो गया है कि मरीज किसके संपर्क में आने से संक्रमित हुआ है।
मित्रों, इसी के साथ में राजस्थान से भी एक अपडेट है, उसको भी देना चाहूँगा, आप सभी को बताना चाहूँगा। राजस्थान से अपडेट ये है मेरे मित्रों कि राज्य के मुख्यमंत्री जो है अशोक गहलोत, उन्होंने बुधवार से शुरू होने वाली सभी बैठकों को 1 महीने के लिए टाल दिया है और मुख्यमंत्री आवास और कार्यालय में लगभग 40 कर्मचारी संक्रमित पाए गए हैं। इनमें मुख्यमंत्री की सुरक्षा में लगे कर्मचारी भी शामिल हैं। अशोक गहलोत ने कहा है कि डॉक्टरों की सलाह पर मैंने अगले 1 महीने तक किसी से नहीं मिलने का फैसला किया है। हालांकि मैं सुशासन पर चर्चा करने के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भाग लूंगा। ये बातें जो है मेरे मित्रों कही गई है, जो कि कोरोना की वजह से। और मित्रों, ये जो है बहुत भयावह स्थिति होते जा रही है दिनों दिन देश की। 1 लाख से करीब जो है मामले पिछले 24 घंटे के अंदर आए हैं, तो ये बहुत ही चिंतनीय है, डरावनी है। और मेरे मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं कि लोग ये कहते हैं कि कोरोना से डरो नहीं लड़ो, लेकिन डरो भी मेरे मित्रों और लड़ो भी। मैं तो दोनों बातें कहता हूँ। और डरने का मतलब यह है कि अगर आप घर से बाहर निकलो तो आप जो है सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करो, भीड़ भाड़ में जाने से बचो, मास्क का उपयोग करो, हमेशा मास्क लगाओ मुंह पे। उसके बाद जो है हाथों को बीच बीच में साबुन पानी से धोते रहो, सैनिटाइजर से सैनिटाइज करते रहो। खाने में जो है वो गर्म खाना खाओ, गर्म पेय पदार्थों का इस्तेमाल करो हमेशा। और जो अकड़ो नहीं, डरो। और अगर आप भीड़ भाड़ में जा रहे हैं, कहीं अगर मजबूरी है आपको घर से बाहर जाना, तो अवश्य ही 2 गज की दूरी का पालन करिए, मास्क लगाना कभी मत भूलिए। इसी के साथ मेरे मित्रों बात करूंगा भारत चीन सीमा पर जो विवाद है उसको लेकर थोड़ी सी जानकारी देना चाहूंगा आप सभी को। और उसमें खबर यह है मेरे मित्रों के पैंगोंग इलाके में भारत और चीन में जारी टकराव के बीच भारतीय सेना ने रणनीतिक रूप से अहम पहाड़ियों और स्थानों पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराने की प्रक्रिया तेज कर दी है। और इसमें जो है मेरे मित्रों, इसके पीछे असल मकसद चीन को इन जो है ऊंची पहाड़ियों पर काबिज होने से रोकना है। सेना को आशंका, यानी भारतीय सेना को आशंका है कि हाल में उसने जिस प्रकार से उत्तरी पैंगोंग की पहाड़ियां मोर्चाबंदी की है, वैसे ही कोशिश चीन अन्य चोटियों पर भी कर सकता है। ऐसा जो है एक प्रयास वह 7 सितंबर को भी कर चुका है। और सेना से जुड़े सूत्रों ने कहा है मेरे मित्रों के पैंगोंग लेक इलाके से चीन के पीछे नहीं हटने के बाद सेना ने अपने रुख को आक्रामक बनाया है और अब वह चीन को उसी की भाषा में जवाब देने को तैयार है। इसलिए करीब 5-6 ऊंची पहाड़ियां या स्थानों पर सेना ने हाल में अपनी तैनाती की है, लेकिन अभी कई ऐसी अहम रणनीतिक चोटियां हैं जिस पर चीन की निगाह हो सकती है और सेना इन पर भी अपने सैनिकों की तैनाती के लिए प्रयासरत है। मेरे मित्रों, आप सभी को इस बीच बताता चलूं कि बुधवार को दोनों देशों की सेनाओं के बीच ब्रिगेडियर स्तर की बातचीत हुई। इसमें हालांकि कई मुद्दों पर चर्चा हुई और सहमति भी व्यक्त की गई, लेकिन इसका जो है जमीन पर कोई असर नहीं हुआ और बातचीत का कोई ठोस नतीजा भी नहीं निकला। मेरे मित्रों, इसी के साथ और भी जानकारी दूंगा मैं, और वो भी सेना के हवाले से खबर आ रही है। और खबर यह है कि रेजांगला इलाके में भारत और चीन के जवान बुधवार को भी आमने सामने डटे हुए हैं। दोनों सेनाओं के बीच 300 गज से ज्यादा की दूरी नहीं है। हालांकि 7 सितंबर के बाद टकराव की दोबारा नौबत नहीं आई है। सेना के सूत्रों ने कहा है कि चीन के करीब 40 जवान रेजांगला में भारतीय सेना के सामने खड़े हैं, जबकि नीचे बेस में करीब 7000 जवानों के मौजूद होने की खबर है और भारतीय सेना की तैनाती इसी के अनुरूप भी की गई है, यानी भारतीय सेना की तरफ से भी ऐसी ही तैनाती की गई है। मेरे मित्रों, और भी खबर है, इसके बारे में मैं बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं अपने मित्रों का धन्यवाद कर दूं। हमारे साथ धीरेन्द्र राणा जुड़े हैं, नवल सिंह जुड़े हैं, राम नवल सिंह, और साथ साथ उदेश दुबे जी जुड़े हैं, और तमाम लोग हमारे वीडियो को लाइक कमेंट भी कर रहे हैं। मित्रों, आगे खबर यह है कि लेफ्टिनेंट जनरल स्तर की वार्ता संभव है भारत चीन के बीच, और ऐसा जो है सेना के सूत्रों से बताया जा रहा है कि दोनों पक्षों की तरफ से इस बात पर जोर दिया जा रहा है कि ताज़ा हालात के मद्देनजर लेफ्टिनेंट जनरल स्तर की एक और वार्ता जल्द रखी जाए। दरअसल दोनों देशों की नज़र SCO बैठक में विदेश मंत्रियों की मुलाकात पर लगी है। इसके बाद अगले सप्ताह लेफ्टिनेंट जनरल स्तर की वार्ता होने की संभावना व्यक्त की जा रही है। मेरे मित्रों, इसी के साथ मैं आप सभी को थोड़ी सी जानकारी ये भी देना चाहूँगा। ये जो है केंद्र सरकार के सूत्रों के हवाले से खबर है, और केंद्र सरकार के अधिकारियों का कहना है कि चीनी उत्तेजक कार्रवाई मंगलवार शाम 6 बजे तक जारी रही और चीनी सैनिकों ने मंगलवार को LAC में पूरे दिन उकसावे की कार्रवाई की है। सूत्रों का कहना है कि LAC पर मंगलवार को चीन की उत्तेजक कार्रवाई रोजांगला और मुखपरी चोटी के आसपास के इलाकों में थी और चीनी सेना अभी भी कॉमन क्षेत्र में बनी हुई है। हालांकि बुधवार को कोई भी भड़काऊ कार्रवाई नहीं हुई है। और मेरे मित्रों, इसी के साथ और जानकारी है, और वो जानकारी ये है कि भारत चीन सीमा पर बढ़ रहे गतिरोध के बीच मॉस्को में आज जो है वो भारतीय और चीनी विदेश मंत्री 3 बार आमने सामने होंगे। मेरे मित्रों, मैं एक बार फिर से ये जानकारी दूंगा कि सीमा पर बढ़ रहे गतिरोध के बीच मॉस्को में गुरुवार को, यानी कि आज जो है वो गुरुवार को भारतीय और चीनी विदेश मंत्री जो है वो आमने सामने होंगे, और पहला मौका जो है वो 3 बार बल्कि आमने सामने होंगे, और पहला मौका जो है वो SCO सम्मेलन के तहत विदेश मंत्रियों की बैठक
के दौरान होगी। दूसरे मौके पर रूसी विदेश मंत्री के साथ दोनों जो है वो दोपहर के भोजन पर मिलेंगे और इसके बाद तीसरा मौका जो है भारत और चीन की द्विपक्षीय वार्ता का होगा मेरे मित्रों। तो अवश्य ही जो है मेरे ख्याल से अभी जो आपको मालूम है कि रक्षा मंत्री जो है राजनाथ सिंह वो भी मॉस्को गए थे, अभी तेहरान गए हैं और चीन के साथ जो है जिस तरह के तनाव चल रहे हैं तो उसमें कुछ न कुछ हल निकालने की बात की जा रही है। और आज जैसा कि मैंने आपको बताया कि एस जयशंकर जो है आज वो चीनी जो समकक्ष है उनसे 3 बार मिलेंगे और इस बात क्या कुछ बातचीत होगी मेरे मित्रों, अवश्य ही मैं आप सभी को उससे अपडेट करूंगा। मित्रों बड़ी खबर और भी है और ये खबर जो है आप सभी के लिए, हम सभी के लिए है, मध्यम वर्ग के लोगों के लिए, मिडिल क्लास वाले लोगों के लिए। ध्यान से सुनिएगा और जानिएगा कि क्या मैं आप सभी को बताने जा रहा हूँ। मैं खबर जो है बिहार से शुरुआत तो बिहार से करूंगा मेरे मित्रों, लेकिन ये जो है पूरे देश पे लागू होता है। और मैं खबर ये है मेरे मित्रों कि सरकार गरीबों को दे रही है मुफ्त राशन, आप सभी को पता है, पर मध्यम वर्ग की आय जो है वो लॉकडाउन के दौरान जो है, लॉकडाउन के दौरान या कोरोना महामारी के दौरान घटी है और खर्च जो है वो बढ़ा है। ये जो है एक आकलन है मेरे मित्रों जिसके बारे में आप सभी को बताना चाहूँगा। और खबर ये है, विस्तार में जाऊँ और आप सभी को बताऊँ तो बिहार में मेरे मित्रों के 1,68,00,000 बिहार में जो है वो फिलहाल 1,68,00,000 परिवार खाद्य सुरक्षा अधिनियम के दायरे में है और इन परिवारों को कोरोना काल में सरकार मुफ्त राशन दे रही है। ये खाद्यान्न जो है वो परंपरागत तौर पर मिलने वाले राशन से अलग है और साथ ही राज्य सरकार ने इन परिवारों को 1,000 रुपये भी दिए हैं। इसका लाभ इन 1,68,00,000 परिवारों के 8.71 करोड़ यानी कि 8,71,00,000 से अधिक लोगों को मिल रहा है और इसके अतिरिक्त राज्य में मध्यम वर्ग की करीब 1.5 करोड़ आबादी है। लेकिन क्या हाल है मेरे मित्रों, उसके बारे में मैं बताऊंगा आप सभी को। तो कोरोना काल में जो है यानी कोरोना के समय इस आबादी के बारे में किसी से नहीं सोचा। इस आबादी के बारे में, जिस आबादी की मैं बात कर रहा हूं मेरे मित्रों, मिडिल क्लास की मैं जब बात कर रहा हूं उसकी बात कर रहा हूं। तो कोरोना लॉकडाउन या कोरोना महामारी के समय इस आबादी के बारे में किसी ने नहीं सोचा। इसके बड़े हिस्से की आजीविका और सरकारी काम, अपना कारोबार या निजी सेक्टर में नौकरी से चलती है और कोरोना के दौरान इनमें कई का रोजगार चला गया, वेतन में कटौती कर दी गई, नियमित मिलने वाली वृद्धि जो है वो बंद कर दी गई। सब कुछ सामान्य रहने के कारण मध्यम वर्ग के लोगों ने अपना खर्च भी बढ़ा लिया था। कई लोगों ने जो है जीवन स्तर सुधारने के लिए बैंकों से कार लोन लिया, होम लोन लिया, एजुकेशन लोन आदि लिया, जिसकी जो है EMI अब मुसीबत बन गई है और उनके सामने जो है अब जीवन मरण के हालात हो गए हैं मेरे मित्रों। और लॉकडाउन के दौरान जो है खान पान, बैंक का लोन, स्कूल की फीस, दवा का खर्च बचत के पैसों से चला, लेकिन अब वह सहारा भी नहीं है और ऊपर से महंगाई बढ़ने से जो है वो मध्यम वर्ग की कमर टूट सी गई है और सरकारों की तरफ से मेरे मित्रों इस वर्ग के लिए कुछ भी नहीं किया गया है आज तक। अगर किया गया हो तो आप बताएं कि हाँ किया गया, आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिखिए कि हाँ ये किया गया सरकार की तरफ से, केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार की तरफ से या फिर जो है नीतीश कुमार सरकार की तरफ से क्या कुछ किया गया, या और भी जितने स्टेट्स गवर्नमेंट्स हैं। मैं पूरे राज्यों की बात करता हूं, देश में जितने राज्य हैं सभी राज्यों की बात करता हूं। आप जो है 22.5 लाख, 20 लाख, 20 लाख, 20.5 लाख करोड़ रुपए के पैकेज की घोषणा की, आत्मनिर्भर पैकेज की घोषणा की केंद्र सरकार की तरफ से की गई, लेकिन उसमें मिला किसको क्या? लोन मिलने की बात हो रही है कि लोन ले लो, आप लोन लेके घर चलाओ, लोन लेके खाना खाओ, लोन लेके कपड़े पहनो। भयावह स्थिति है मेरे मित्रों। और ये जो मध्यम वर्ग जो है ना वो सबसे ज्यादा पीसता है, सबसे ज्यादा टैक्स देता है और मिलता कुछ भी नहीं है उसको। आगे बढ़ूंगा और आप सभी को बताऊंगा कि पेट्रोल और डीजल के दाम भी बढ़े इस दौरान मेरे मित्रों, और ये जो है बहुत ज़्यादा प्रभाव इसका भी पड़ा, बुरा असर पड़ा, नेगेटिव प्रभाव पड़ा, नकारात्मक प्रभाव पड़ा। और अर्थव्यवस्था की क्या स्थिति है मेरे मित्रों आप देख रहे हैं, GDP की क्या स्थिति आप देख रहे हैं। रुपया जो है कहाँ गिर के जैसे लग रहा है जैसे धरती पे चला के धरती में गड़ गया है रुपया जो है। और यही लोग बड़ी बड़ी बातें करते थे मेरे मित्रों 2014 से पहले, कितनी बड़ी बड़ी बातें करते थे। पिछला वीडियो निकाल के देख लीजिए आप, लेकिन आज क्या स्थिति है देख लीजिए। किस्मत भी नहीं साथ दे रही है इनकी। और जब मैं ये बातें बोलता हूँ तो लोग बोलते हैं अरे ये तो सरकार विरोधी है, ये तो कांग्रेसी है, ये तो ये है, ये तो वो है, तमाम तरह के आरोप लगाते हैं लोग, खड़े हो जाते हैं लोग, गाली देने के लिए तैयार हो जाते हैं। सच बोलने में अगर गाली पड़ रही है तो पढ़ने तो दो, जितना गाली देना है, जितना विरोध करना है करो, लेकिन तुम्हें भी पता चलेगा एक दिन। कब तक मंदिर मस्जिद करोगे, कब तक हिंदू मुसलमान करोगे, कब तक गाय की बात करोगे, कब तक जो है वो
जो है श्मशान और कब्रिस्तान की बात करोगे, एक समय तो ऐसा आएगा जब खाली पेट ये भी नहीं कहा जाएगा, नारे भी नहीं लगाए जाएंगे। खाली पेट, जब पेट में रोटी रहेगी ना तभी नारे भी लगेंगे। और रोटी की क्या स्थिति होने जा रही है तुम देख लो। नौकरी नहीं है लोगों के पास, जिनके पास है उनकी सैलरी आधी कर दी गई। लगातार जो है VRS दिए जा रहे हैं, जबरन दिए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि तुम जो है कामचोर हो, अधिकारियों को बोला जा रहा है। आज तक जो है 70 साल 75 साल या 65 साल 55 साल से वो काम करते आ रहे हैं। आप तो 40-45 मतलब 60 साल में तो रिटायर हो जाते हैं लोग, लेकिन 40 साल 45 साल से जो काम करते आ रहे हैं उनको कहा जा रहा है तुम कामचोर हो, तुम भ्रष्टाचारी हो, तुम नौकरी से चले जाओ। तमाम जो है PUC को ख़त्म किया जा रहा है। जितने भी नवरत्न कंपनियां थी उनको बेचा जा रहा है। सबको जो है प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है, निजीकरण किया जा रहा है। और आज से आप चलिए 40 साल पहले जिस समय सारी कोलियरियों की बात करते थे आप, अगर प्राइवेटाइज थी कोलियरियाँ थी, निजी मालिक थे, निजी ठेकेदार थे। अगर मैं कोलियरी की बात करूं मेरे मित्रों, उस समय जो है ना एक बंधुआ मजदूर से भी बदतर स्थिति थी जो वहाँ पे काम करते थे। जबरन जो है कोयला कटवाया जाता था, खाना तक नहीं दिया जाता था लोगों का। जाके एक बार पूछिए तो झरिया, धनबाद, बोकारो, फुसरो, हजारीबाग जाके पूछिए लोगों से, या और जहाँ भी कोलियरी हैं। खैर मेरे मित्रों, आगे बढ़ूंगा और आप सभी को बताऊंगा कि लॉकडाउन के बाद अब तक पेट्रोल की कीमत में भी 8 रुपये 37 पैसे और डीजल की कीमत में 9 रुपये 57 पैसे की बढ़ोतरी हुई है मेरे मित्रों। ये क्यों हो रहा है? ये क्यों हो रहा है? जब इंटरनेशनल मार्केट में, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पेट्रोलियम पदार्थों की कीमत कम है तो हमारे देश में बढ़ क्यों रही है इनकी कीमत? अब किसको पैसे दे रहे हैं? पेट्रोलियम कंपनियों को क्यों लाभ पहुंचाना चाहते हैं? खैर मेरे मित्रों, मैं आगे बढ़ूंगा और आप सभी को बताऊंगा कि लॉकडाउन के बाद जो है अब तक पेट्रोल की कीमत में 8 रुपये 37 पैसे और डीजल की कीमत में तकरीबन 10 रुपये, मान के चलिए 9 रुपये 57 पैसे जो है वो प्रति लीटर का इजाफा हो चुका है। वहीं पिछले 6 माह में अरहर, मसूर, ध्यान से दीजिए, देखिए सुनिएगा मेरे मित्रों, ये किचन की बात कर रहा हूँ, महिलाओं से जुड़ी हुई बात कर रहा हूँ, कि पिछले 6 महीने के अंदर जो है अरहर, मसूर और चना दाल में 5 से 10 रुपये प्रति किलो तक की तेजी दर्ज की गई है मेरे मित्रों। और सरसों के तेल में मार्च से अब तक जो है 25 से 30 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई है। और अगर गुड़ की बात करें मेरे मित्रों ना, गुड़ रोटी खा लेते थे लोग, प्याज रोटी खा लेते थे, कहते चलो कुछ नहीं है प्याज रोटी खा लेंगे, बोलते थे कुछ नहीं है दाल रोटी खा लेंगे यार, दाल रोटी खा के ज़िंदगी गुजार लेंगे। लेकिन जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ कि पेट्रोल की कीमत में जो है वो 8 रुपये 37 पैसे और डीजल की कीमत में 9 रुपये 57 पैसे की वृद्धि हुई है। अगर मैं दालों की बात करूं मेरे मित्रों तो अरहर, मसूर और चना दाल में 5 से 10 रुपये प्रति किलो तक की तेजी दर्ज की जा चुकी है। और सरसों तेल में मार्च से लेकर अभी तक, यानी लॉकडाउन के दौरान की बात मैं कर रहा हूं मेरे मित्रों, 25 रुपये से 30 रुपये प्रति लीटर का इजाफा हो चुका है। और अगर गुड़ की बात करूं तो 15 रुपये की बढ़ोतरी प्रति किलो गुड़ में हुई है। चना में जो है प्रति रुपये 10 रुपये का इजाफा देखने को मिला है मेरे मित्रों। कैसे गरीब जिएगा? सरकार को इस पे भी तो सोचना चाहिए ना। बड़ी बड़ी बातें करने से नहीं होता है। बड़ी बड़ी भाषण दे दिए, बड़ी बड़ी बातें कर लिए, बड़े बड़े भाषण दे दिए, घंटों का भाषण दे दिए, मन की बात कर लिए। आपकी मन की बात से किसी का पेट नहीं भरता है प्रधानमंत्री जी। इतना ही नहीं मेरे मित्रों, और देखिए किस तरह से जो है मध्यम वर्ग को जो है वो नुकसान पहुंचाया जा रहा है, किस तरह से मध्यम वर्ग जो है वो परेशान है। जो है ऑनलाइन क्लासेस के नाम पर जो है वो फीस वसूले गए। ऑनलाइन क्लासेस जो कि स्कूल या कॉलेज के जो है ऑनलाइन क्लासेस, मेरे भी 2 बच्चे जो हैं कॉलेज में पढ़ते हैं, मैंने भी फीस दी। ऑनलाइन क्लासेस उनकी चल रही है, ऑनलाइन क्लासेस के नाम पर जो है वसूले चार्ज। कोरोना के कारण पिछले 6 महीने से स्कूल तो बंद है, आप सभी को पता है, कॉलेज भी बंद है, लेकिन अभिभावकों को फीस में किसी तरह की राहत नहीं दी गई है मेरे मित्रों। कोरोना काल में स्कूलों में शुरू ही ऑनलाइन पढ़ाई का सीधा असर अभिभावकों की जेब पर पड़ा है। और ऑनलाइन पढ़ाई के लिए अभिभावकों ने महंगे स्मार्टफोन और लैपटॉप की खरीदारी भी की है। और इसके साथ ही हर महीने डेटा प्लान के लिए भी अलग से अभिभावकों को खर्च करना पड़ रहा है। वहीं स्कूल ऑनलाइन पढ़ाई के नाम पर ट्यूशन फीस में अतिरिक्त जो है वो शुल्क जोड़कर ले रहे हैं। ये सरकार को नहीं दिख रहा है। सरकार ने शुरुआत में जब लॉकडाउन लगाया तो उस समय जो है मुझे याद है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद, या फिर उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ सरकार, या तमाम जो राज्य सरकारें हैं, उन्होंने जो निजी स्कूल हैं, प्राइवेट स्कूल्स है, उनसे जो है वो आह्वान किया था, उनसे जो है
उनको जो है ऐसा कहा था कि आप कृपया जो है वो स्कूल फीस माफ़ कर दीजिए, स्कूल फीस नहीं लीजिए। तमाम तरह की बातें कही गई थी मेरे मित्रों, लेकिन सच्चाई क्या है? आज क्या सच्चाई है? फीस तो कहीं से माफ़ हुई नहीं। बच्चों को जो है वो ट्यूशन फीस जो है वसूले जा रहे हैं, ट्यूशन फीस वसूली जा रही है, ऑनलाइन पढ़ाई के नाम पर ट्यूशन फीस ली जा रही है, और इतना ही नहीं, उसके साथ साथ जो अतिरिक्त शुल्क जोड़कर ली जा रही है फीस। अब चलिए मैं सब्जी की बात कर लेता हूँ। तो सबसे अधिक मार सब्जियों के कारण पड़ा है मध्यम वर्ग के ऊपर। अप्रैल से अब तक जो है सब्जियों के भाव में जो है 25% तक वृद्धि हो चुकी है। टमाटर 3 से 4 गुना महंगा हो गया है। आलू के दाम जो है 20 से 22 रुपये बढ़कर जो है आज 40 रुपये किलो बिक रहा है। मेरे मित्रों, कैसे क्या हो रहा है देश में? सबसे अधिक मार जो है सब्जियों के कारण पड़ा है मध्यम वर्गों के ऊपर, मध्यम वर्ग के लोग हैं उनके ऊपर। अप्रैल से अब तक जो है सब्जियों के भाव में 1-2% नहीं बल्कि 50% तक की वृद्धि हुई है। जो 10 रुपये सामान मिलता था, अब जो है जो सब्जी 10 रुपये मिलती थी वो सीधे 20 रुपये मिल रही है। टमाटर जो है 3 से 4 गुना महंगा हो गया है। आलू के दाम जो 20-22 रुपये थे, मतलब आलू के दाम जो है 20 से 22 रुपये बढ़ गए हैं, और उनकी कीमत आज की डेट में आप बाजार में जाओ तो 40 रुपये किलो आलू बिक रहा है। और प्याज के दाम मेरे मित्रों बताओ तो 8 रुपये किलो तक जो है प्याज के दाम बढ़ गए हैं, और 25 रुपये प्याज आज बिक रहा है। और यही हाल जो है हरी सब्जियों का है। तो आखिर किस तरह से कहीं से पैसे आ नहीं रहे हैं? नौकरी लोगों के पास है नहीं, पेट्रोल के दाम बढ़ गए, दाल के दाम बढ़ गए, तेल के दाम बढ़ गए, गुड़ के दाम बढ़ गए, जो है उसके बाद जो है तमाम सब्जियों के दाम बढ़ गए। तो आखिर ये गरीब आदमी जो है देश का, वो खाएगा क्या? और जो 20 लाख करोड़ रुपए की घोषणा हुई, आत्मनिर्भर पैकेज की घोषणा हुई, तो उसमें से कुछ मिला क्या गरीब को? तो वो खाएगा क्या? और खाएगा भी तो क्या लोन आप देंगे उसको? वो बैंकों से लोन लेके क्या इन सभी सामानों को खरीद कर अपने बच्चों को खिला पाएगा, अपने परिवार को खिलाएगा वो? और मेरे मित्रों, इतनी ही बात नहीं, और सुनिए क्या कुछ है। डॉक्टरों ने बढ़ा दी है ओपीडी की फीस, दवाएं भी महंगी हो गई हैं इस दौरान। अब लीजिए, अगर आप किसी तरह से जी भी रहे हैं, और अगर मान लिया जी क्या रहे हैं, अगर आप किसी तरह से अपना गुजारा कर रहे हैं, अच्छा खाना नहीं मिलेगा, अच्छी डाइट नहीं मिलेगी आपको, तो स्वाभाविक सी बात है आप बीमार होंगे। और जब बीमार होंगे मेरे मित्रों, तो आप डॉक्टर के पास जाएंगे, अस्पतालों में जाएंगे, तो वहाँ क्या होगा? तो अधिकतर डॉक्टरों ने ओपीडी की फीस भी बढ़ा दी है। वहीं दूसरी ओर जो है अगस्त में दवा कंपनियों ने नई बैच की दवाएं बाजार में उतारी हैं, और सभी कंपनियों ने दवाओं के रेट जो है 10% तक बढ़ा दिए हैं। कोरोना काल में जो है प्राइवेट अस्पतालों में इलाज का खर्च 20% तक बढ़ गया है। गाइडलाइंस के अनुसार ऑपरेशन से पहले मरीजों की कोरोना जांच और डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ के लिए जो है पीपीई किट पहनना आवश्यक है। साथ ही ओटी को जो है सैनिटाइजेशन से लेकर जो है अन्य सुरक्षा उपाय में भी करने हैं। इससे निजी अस्पतालों ने मरीजों पर अतिरिक्त बोझ डाल दिया है, जिससे खर्चा जो है अस्पतालों का खर्च जो है ओटी के खर्च जो है वो 20% तक बढ़ गए हैं। तो बहुत ही भयावह स्थिति है मेरे मित्रों, ये भी बहुत ही डरावनी स्थिति है। और इतना ही नहीं है, थोड़ी सी जानकारी और दूंगा मैं आप सभी को कि और कहां से जो है मिडिल क्लास परेशान है। मेरे मित्रों, मिडिल क्लास जो है वो यहाँ भी परेशान है कि स्पेशल ट्रेन में अधिक किराया लग रहा है, मेरे मित्रों। और क्या कुछ कैसे ये इफेक्ट कर रहा है उसके बारे में मैं आप सभी को बताऊं। इसके बारे में मैं आप सभी को बताऊंगा मेरे मित्रों कि स्पेशल ट्रेनें जो चलाई जा रही है 230 अभी तक चलाई जा रही हैं। 12 सितंबर से जो है वो 40 जोड़ी ट्रेनों यानी कि तकरीबन 80 फेरे ट्रेन जो है और चलाए जाने की बात की जा रही है ट्रेनों को। लेकिन किस तरह से वो प्रभावित हुआ है उससे जो है आम आदमी स्पेशल ट्रेनों से, उसके बारे में मैं थोड़ी सी जानकारी दे दूँ आप सभी को। आप सभी को पता है कि जेईई मेन, नीट और एनडीए की परीक्षा को लेकर चलाई जा रही है स्पेशल इंटरसिटी एक्सप्रेस का किराया जो है वो 25 से लेकर 120 रुपये तक अधिक है। ये तमाम राज्य सरकारों की तरफ से चलाई जा रही है मेरे मित्रों। और मैं आपको बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दे रहा हूँ कि जेईई मेन, नीट और एनडीए की परीक्षा को लेकर जो ट्रेनें चलाई जा रही हैं स्पेशल इंटरसिटी एक्सप्रेस ट्रेनें, उनका किराया जो है 25 से लेकर 120 रुपये तक अधिक है। मैं आप सभी को बताऊं, बिहार की बात करूं, पहले पटना से बाढ़, मोकामा और बख्तियारपुर जाने को यात्रियों को 50 रुपये एक्सप्रेस का किराया चुकाना पड़ता था।
जबकि स्पेशल इंटरसिटी में जो है यात्रा के लिए 70 रुपये देने पड़ रहे हैं आज की डेट में। वहीं गया के लिए जो है एक्सप्रेस ट्रेन के जनरल डिब्बे में 50 रुपये किराया है, लेकिन अब जो है वो 75 रुपये देने पड़ रहे हैं। और इसी तरह से मेरे मित्रों, जो कोरोना काल में भी ट्रेनें चलाई गई, जो एसी स्पेशल ट्रेनें चलाई गई, तो उसमें तो किराया बहुत ज़्यादा है ना। आम आदमी कैसे अफोर्ड करेगा उसको? गरीब आदमी जिसको खाने के लिए नहीं है, जिसके पास बच्चों को फीस देने के लिए पैसा नहीं है, वो कैसे उतने महंगी ट्रेनों में, जो एसी ट्रेनों में सफ़र कर पाएगा? और जहां आज मेरे मित्रों, मैं आप सभी को बताऊं कि जहां हजारों ट्रेनें चलती थी, वहां पर जो है 230 और 80 तकरीबन 320 के आसपास, अगर 340 के आसपास, 300 से कुछ ज़्यादा ट्रेनें अगर चलाई भी जाएंगी, तो किस प्रकार से जो है यात्री सफ़र कर सकेंगे? तो ये मुश्किलात तो है मेरे मित्रों, मुश्किल की घड़ी है। और जो है मिडिल क्लास के लिए जो है और क्या कुछ दुश्वारियां हैं मेरे मित्रों, उसके बारे में मैं बता दूं आप सभी को। तो निजी संस्थान जो है वो दबाव बना रहे हैं। जैसे यूजीसी ने सभी शिक्षण संस्थानों को आदेश दिया था कि हालात सुधरने तक जो है वो छात्रों पर फीस के लिए दबाव न बनाए। पीयू के डीन जो है प्रोफेसर, पटना यूनिवर्सिटी की बात कर रहा हूँ मेरे मित्रों, तो पटना यूनिवर्सिटी के जो डीन है प्रोफेसर इनके झा, उन्होंने कहा कि सरकारी संस्थानों के स्टूडेंट्स को कोई परेशानी नहीं है, सभी की फीस जमा है, अगर फीस बाकी भी है तो उन पर कोई दबाव नहीं बनाया जा रहा है। लेकिन प्राइवेट यूनिवर्सिटी और कॉलेज छात्रों पर फीस समेत अन्य प्रकार के शुल्क तुरंत जमा करने का दबाव बना रहे हैं। कुल मिला के ये है मेरे मित्रों कि स्थिति बहुत दयनीय है, देश की भयावह स्थिति है। सरकार की तरफ से कुछ भी ठोस पहल नहीं किया गया है, अभी तक न किया जा रहा है। अभी लगातार आप अगर खबर देखते होंगे सोशल मीडिया पे, या ऐसे भी अगर आप कोई नेट को खंगाल रहे होंगे, किसी जैसे तमाम जो है वो डिजिटल चैनल्स हैं, उनको आप देख रहे होंगे, तो वहाँ पे लगातार कई दिनों से खबरें आ रही हैं कि एक और बड़े पैकेज की घोषणा हो सकती है, एक और बड़े पैकेज पे बात हो रही है, एक और बड़े पैकेज की तैयारी हो रही। कब होगी तैयारी? 6 महीने तो हो गए। और पिछले जो है पैकेज की घोषणा है उसका क्या हुआ? कितने लोगों को लोन मिला? अगर लोन देने की बात आप कर रहे हैं, तो लोन लेके कोई खाना खाएगा क्या? लोन लेके खाना खाएगा तो फिर आपको ऋण कहाँ से चुकाएगा? सीधी सी बात है मेरे मित्रों, पता नहीं समझ में क्यों नहीं आ रहा है, या फिर आज भी जो है लोगों को मंदिर मस्जिद में, हिंदू मुसलमान में, और कब्रिस्तान भारत पाकिस्तान में, और श्मशान कब्रिस्तान में ही फंसा कर रखना चाहते हैं लोग। थोड़ी सी बात होगी, सेना की बात करने लगेंगे। अरे सेना आपके कहने से थोड़ी काम करती है, सेना का अपना एक अलग तंत्र है, वो अलग रूप से काम करती है, लेकिन भुनाने आप लगते हैं। कहने के लिए तमाम बातें हैं मेरे मित्रों, बड़ा मन में जो है बहुत दुख होता है जब आपके पास जो है वो वादे तमाम किए जाते हैं और काम जब कुछ भी ज़मीन पर नज़र नहीं आता है, तो दुख तो होता है मेरे मित्रों। और इसी के साथ मैं आगे बढ़ूंगा और आज की आखिरी खबर बताऊंगा मेरे मित्रों। आज सभी को पता है कि आज जो है जीवित पुत्री का व्रत है, और आज तमाम माताओं बहनों ने जो है वो जीवित पुत्री का व्रत धारण किया है। और क्या कुछ है इसके बारे में है मेरे मित्रों, क्या है ये जीवित पुत्री का व्रत, इसके बारे में मैं थोड़ी सी जल्दी से जानकारी दे दूं। कल मैंने आप सभी को इसके बारे में विस्तार से बताया था, आज भी थोड़ी सी जानकारी देता हूं मेरे मित्रों। तो आप सभी को बताता चलूं कि आज जो है वो जीवित पुत्री का व्रत जो है वो है, और माताओं बहनों ने इस व्रत का धारण किया है, इस व्रत को धारण किया है। और ये व्रत जो है मेरे मित्रों कल के नहाय खाए के साथ जो है वो यानी बुधवार से ही शुरू हो गया है, और यह व्रत आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को किया जाता है। जीवित पुत्री का व्रत जो है वो मेरे मित्रों माताएं अपने बच्चों के लिए रखती हैं, और इस दिन माताएं पुत्र के दीर्घायु, आरोग्यता और सुखमय जीवन के लिए ये व्रत जो है वो धारण करती हैं। और ये पर्व मेरे मित्रों 3 दिन तक मनाया जाता है। सप्तमी तिथि को नहाय खाए के साथ जो अष्टमी तिथि को माताएं बच्चों की समृद्धि और उन्नति के लिए निर्जला व्रत रखती हैं। और इसके बाद जो 9वीं तिथि को यानी कि अगले दिन, यानी कल, जैसे आज जीवित पुत्री का व्रत है, तो कल यानी 11 सितंबर को जो है व्रत का पारण किया जाता है, और यानी कि व्रत खोला जाता है। और ये व्रत मेरे मित्रों निर्जला रखना पड़ता है। जितिया व्रत जो है इस बार बुधवार यानी 10 सितंबर यानी कि आज है, और आज माताएं व्रत रखी हुई हैं। और मेरे मित्रों थोड़ी सी जानकारी और सभी को देता चलूँ इसके बारे में। तो आज क्या कुछ करना चाहिए आपको, तो आज सुबह स्नान करने के बाद व्रती जो है प्रदोष काल में गाय के गोबर से पूजा स्थल को लिपकर साफ कर लेती हैं, और इसके बाद जो है वहाँ पर एक छोटा सा तालाब बना लेती हैं। तालाब के पास एक पाकड़ की जो है डाल लाकर खड़ा कर देती हैं। उसके साथ जो है शालीवाहन राजा के पुत्र जो है धर्मात्मा जीवित वाहन की कुछ निर्मित मूर्ति जल के पात्र में स्थापित की जाती है, और उन्हें जो है दीप अक्षत
धूप दीप अक्षत जो है दीप धूप अक्षत रोली और लाल और पीली रुई से सजाया जाता है और उसके बाद उन्हें भोग लगाया जाता है। और उसके बाद मेरे मित्रों जो है मिट्टी या गोबर से मादा चील और मादा सियार की प्रतिमाएं बनाई जाती है और दोनों को लाल सिंदूर अर्पित किया जाता है और पुत्र की प्रगति और कुशलता की माताएं जो है वो कामना करते हैं। इसके बाद व्रत कथा पढ़ी और सुनी जाती है। और मेरे मित्रों इतना ही नहीं, और सभी को जो है थोड़ी सी जानकारी और दूंगा इसके बारे में। तो आज आपको सभी को मालूम है कि जितिया व्रत है और आज माताएं संतान की दीर्घायु के निर्जला व्रत रखती है, निर्जला व्रत। और व्रत के दूसरे दिन जो है दिन को जो है खुर जितिया कहा जाता है और इस दिन महिलाएं जो है निर्जला व्रत रखती हैं और अगले दिन पारण तक जो है वो कुछ भी ग्रहण नहीं करती है। मेरे मित्रों ये बहुत ही कठिन पर्व है और थोड़ी सी जानकारी मैं आप सभी को देता चलूं कि जितिया व्रत जो है आज 10 सितंबर को पड़ रहा है, जिसका शुभ मुहूर्त जो है वो 2:05 से जो है वो शुरू हो जाएगा। अभी दोपहर में 2:05 से, जो अगले दिन यानी कि 11 सितंबर को सुबह 4:34 तक रहेगा। माफ कीजिएगा मेरे मित्रों, एक बार फिर से आप सभी को मैं जो मुहूर्त है वो फिर से बताऊंगा। शुभ मुहूर्त जो है वो आज सुबह दोपहर जो है वो आज दोपहर 2:05 से 2:05 से दोपहर 2:05 से शुरू हो जाएगा, जो कल यानी कि 11 सितंबर को 4:34 तक रहेगा। और इस व्रत को जो है पारण के द्वारा तोड़ा जाएगा, जिसका शुभ मुहूर्त जो है 11 सितंबर को दोपहर 12 बजे तक है। तो मेरे मित्रों ये तमाम बातें थी जिससे आज आप सभी को रूबरू कराना था। मित्रों खबरें तमाम थी जिससे मैं आप सभी को बताया। आप सभी हमारे साथ जुड़े, मेरे वीडियो को लाइक किया, कमेंट किया, मेरे कार्यक्रम को पसंद किया, इसके लिए आप सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं मेरे मित्रों। और इसी के साथ आप सभी से विदा लेता हूं। आप सभी हमारे साथ जुड़े इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, प्रणाम, गुड बाय।